हेलो फ्रेंड्स, यूनिक एग्जाम्स आईएएस पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज के करंट सेगमेंट में हम करंट अफेयर्स सेगमेंट में इस सीरीज में कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। क्योंकि हमारे जो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है, तो हमें क्या है क्वेश्चंस लगाते रहना है, जिससे कि एक तरह से हमारा रिवीजन भी होता रहेगा। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इट इज रिलेटेड टू वीवोवोर। वीवोवोर क्या है? ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो वायरस को फीड करता, वायरस खाता है ये। इसके बारे में हम जानेंगे। रिसेंटली साइंटिस्ट के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया और इस बात का पता लगाया गया। तो आइए इसके बारे में डिटेल में जानें, आखिर ये है क्या और कैसे काम करता है। ओके, तो वीवोवोर ये किसके द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया है? इट वॉज लेड बाय जॉन डीलोंग। ये क्या है? एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, यूएस से बिलोंग करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन, वहां पे ये काम करते हैं। तो ही आइडेंटिफाइड दैट स्पीशीज ऑफ हाल्टेरिया। हाल्टेरिया क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि माइक्रोस्कोपिक सीलिएट्स जिसको हम बोल सकते हैं। ये पाया गया कि ये क्या है, वायरस पे फीड कर सकता है। ये सिर्फ एक तरीके से अपना जो भी ये इसका डेवलपमेंट है और ग्रोथ है, सिर्फ वायरस खा के ये अपने बॉडी को सस्टेन कर सकता है। इसी बात का पता लगाया गया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और ये फ्रेश वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड एट वेरियस प्लेसेस। ओके, तो ये क्या कर सकते हैं? जो इन्फेक्शियस क्लोरोवायरस होते हैं उनको ये फीड कर सकते हैं, उन पे फीड कर सकते हैं, उनको खा सकते हैं ये ऑर्गेनिज्म, जिनको हम वीवोवोर बुला रहे हैं। और ये दोनों जो हैं एक्वेटिक हैबिटेट में क्या करते हैं? रहते हैं। ओके, और जहां तक क्लोरोवायरस की अगर बात है, क्लोरोवायरस क्या होता है? ये एक ऐसा टाइप है वायरस का जो फ्रेश वाटर में रहते हैं अलॉन्ग विद एल्गे के साथ ये क्या करते हैं? फ्रेश वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं या देखने को मिलते हैं। और हम अगर वायरसेस की बात करें तो वायरसेस के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ फॉस्फोरस भी देखने को मिलता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इनका, ये एनफ होता है टू सस्टेन दैट पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके बारे में हमने अभी बात की, हाल्टेरिया। ओके, तो उसके अलावा भी एक और ऑर्गेनिज्म है, या प्लैंक्टन कह लें हम, हाल्टेरिया, इसके बारे में हमने पहले ही बात किया। दूसरा क्या है? पैरामीशियम। ये भी वीवोवोर की कैटेगरी में आता है। मतलब इट कैन ऑल्सो फीड अपॉन वायरसेस और अपने आप को सस्टेन या थ्राइव कर सकता है, जिससे कि एक कम्युनिटी डेवलप हो सकती है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। और ये वायरस ओनली डाइट लेते हैं, मतलब सिर्फ वायरस पे ही डिपेंडेंट होते हैं, जिसको कि हम वीवोवोरी कहते हैं। इस फिनोमेना को वीवोवोरी कहते हैं, जिससे कि इनके जो फिजियोलॉजिकल ग्रोथ है या पॉपुलेशन ग्रोथ है वो देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें इस एक्सपेरिमेंट में जो देखा गया, तो एक तरीके से ये क्या कर सकते हैं, एक तरीके से जो कार्बन साइकिल है, ग्लोबल कार्बन साइकिल, उसको कहीं ना कहीं ये वायरसेस क्या है, इंपैक्ट कर सकते हैं। या ये जो रिजल्ट एक्सपेरिमेंट निकल के आया है, इट कैन ऑल्सो इंपैक्ट कार्बन साइकिल। कैसे इसका एस्टिमेशन होता है उसको, क्योंकि ये एक तरीके से जो वायरसेस होते हैं, जो फूड वेब है, कहीं ना कहीं उसका एक हिस्सा होते हैं। तो क्या करेंगे? ये इंपैक्ट करेंगे हमारे साइकिल को, और साथ ही साथ जो ग्लोबल जो कार्बन एमिशन है उसको भी कहीं ना कहीं रेगुलेट करेंगे। तो इसलिए ये हमारा टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए सवाल देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ वीवोवोर। वीवोवोर की कैटेगरी में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? पहला है पैरामीशियम, दूसरा हाल्टेरिया, तीसरा क्या है? एज़ोटोबैक्टर। इन दोनों के बारे में हमने अभी बात किया, ये बिल्कुल करेक्ट है, 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। लेकिन थर्ड क्या है? ये एक बैक्टीरिया है और ये क्या? इनकरेक्ट है। ओके, तो यहां से हमारा जो आंसर निकल के आता है 1 और 2, दैट इज ए। ये दोनों क्या है? करेक्ट है हमारे।
तो ये हमारा आंसर हुआ। आइए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग से रिलेटेड है। रिसेंटली एनटीपीसी लिमिटेड ने क्या किया, अपना, या इंडिया की बात करें, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट इसका क्या हुआ, ऑपरेशन में आया थ्रू पीएनजी नेटवर्क, मतलब पाइप्ड नेचुरल गैस के थ्रू। उसमें ग्रीन हाइड्रोजन का क्या किया गया, ब्लेंडिंग किया गया। और ये कहां पे प्रोजेक्ट हुआ उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। ये जो पहला प्रोजेक्ट है वो वैसे तो ये गुजरात में लगाया गया है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया गया, ऑपरेट कर रहा है। अगर इसके बारे में बात करें, इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो एक तरीका क्या है, ज्वाइंट एफर्ट है, किसका, एनटीपीसी लिमिटेड और साथ ही साथ गुजरात गैस लिमिटेड का, इन दोनों का क्या इसमें सहभागी हैं। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में किया क्या जा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन को ब्लेंड किया जा रहा है किसके साथ, नेचुरल गैस के साथ। जो पाइप नेचुरल गैस है, जो घरों तक जाते हैं, जिनका यूज हम डोमेस्टिक पर्पस या कुकिंग पर्पस या हीटिंग वाटर के लिए वो क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो उसमें इसको ब्लेंड किया जा रहा है। ओके, जो पीएनजी नेटवर्क है उसके थ्रू सप्लाई किया जाएगा। और जो इसमें जो मिक्सचर होगा वो हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, नेचुरल गैस, क्या होगा, नेचुरल गैस। और ये कहां पे ये प्रोजेक्ट लाया गया है, ऑपरेट हो रहा है, कवस टाउनशिप, जो कि आदित्य नगर सूरत में पड़ता है। फाइन। तो ये जो प्रोजेक्ट है कवस में, जिसकी बात अभी हमने की, तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको कहां से उसको लाया जा रहा है, उसको लाया जा रहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से। और जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज किया जा रहा है वो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट से लिया जा रहा है, 1 मेगावाट ऑफ फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, जो कि क्या है, एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ क्या है, एनर्जी है। इसी वजह से हम इसको ग्रीन क्या बोल रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन कह रहे हैं। ओके, तो ये ओवरऑल ये प्रोजेक्ट था जिसके बारे में हमने देखा। तो ये किसके तहत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जिसके अंडर एक रेगुलेटरी बॉडी है जो ये सारा काम करती है, इसी के तहत काम होता है। और जो इनिशियल जो ब्लेंडिंग है वो 5% ब्लेंडिंग किया जाएगा और धीरे धीरे इसको इन सर्टेन फेजेस में इसको 20% तक जो है पहुंचाया जाएगा बाद में। अभी करंट कितना है, इनिशियल परसेंटेज इज 5%। 5% ऑफ हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन विल बी ब्लेंडेड विद पाइप नेचुरल गैस। ओके, तो ये है। और एक तरीके से इसका फायदा क्या होगा या इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो इट विल हेल्प रिड्यूस कार्बन एमिशन को कम करने में हमारी मदद करेगा, क्योंकि हम यहां पे जो पावर यूज कर रहे हैं वो क्या है, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हैं। और जो इसमें हीटिंग, जो नेट हीटिंग होता है कंटेंट, अगर अदर कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें तो क्या है, बिल्कुल सेम होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता हीटिंग कंटेंट की अगर हम बात करें। और ये प्रोजेक्ट काफी कम कंट्रीज के द्वारा अभी तक अचीव किया गया है, जिसमें से अब इंडिया भी एक जुड़ चुका है, उसके साथ साथ यूके है, जर्मनी है और ऑस्ट्रेलिया है। इन कंट्रीज के पास भी ये मौजूद है इस तरीके की टेक्नोलॉजी। तो ये ओवरऑल डायग्राम है, एक तरीके से देखें तो ये क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें सोलर एनर्जी का यूज किया जा रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं सोलर जो हमारे प्रोजेक्ट में भी यूज हुआ है, सोलर इलेक्ट्रिसिटी। और यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइजर में वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, जिससे कि हाइड्रोजन रिलीज होता है, जिसको हम स्टोर कर लेते हैं इस टैंक में, और साथ ही साथ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। तो यहां पे ये जो स्टोर्ड हाइड्रोजन है, इसी को हम वेरियस पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। जो अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो वहां पे ब्लेंडिंग के लिए यूज करें नेचुरल गैस के साथ, साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन को और भी फील्ड्स के में यूज किया जा सकता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में एज अ फ्यूल के तौर पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है हमारा। एक तरीके से अगर देखें तो क्लाइमेट, जो कार्बन एमिशन है उसको कम करने में भी काफी मदद करेगा। और
फ्यूल के साथ, चाहे वो एविएशन की बात हो या रोड ट्रांसपोर्टेशन में या फिर शिपिंग में भी एज अ फ्यूल के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट के बाद, तो इंडिया एक तरीके से देखा जाए तो ग्लोबल हाइड्रोजन इकोनॉमी बन सकता है, एक मेजर प्लेयर बन सकता है इस फील्ड में। साथ ही साथ जो ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन केमिकल्स है उनके एक्सपोर्ट में भी आगे बढ़ सकता है मेजर प्लेयर बनने के बाद। ओके, और इसके साथ साथ इंडिया जो है, इंडिया का जो हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट बिल है उसको कहीं ना कहीं कम करने में मदद करेगा। साथ ही साथ अगर हम इसको बाहर एक्सपोर्ट करें तो उससे क्या होगा, हमारे फॉरेन एक्सचेंज में बढ़ोतरी होगी या इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो अगर हम इस पर्टिकुलर बोर्ड की बात करें, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, इसको 2006 के एक्ट के तहत बनाया गया था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इस वजह से इसका काम क्या है, इट रेगुलेट्स जो भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे रिफाइनिंग हो गया, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक, सारे चीजों को एक तरीके से ये रेगुलेट और कंट्रोल करेगा। एक्सक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, इसको एक्सक्लूड करके ये सारे चीजों को रेगुलेट करेगा। फाइन। और इसके साथ साथ एक एडिक्वेट सप्लाई इंडिया में पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं या पेट्रोलियम है उनको इंश्योर कराएगा, और साथ ही साथ नेचुरल गैस। ओके, और इसके साथ साथ जो कंज्यूमर इंटरेस्ट है उनको भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेगा। साथ ही साथ इनसे जुड़े जो एंटिटीज हैं या कंपनीज हैं या इन्वेस्टर्स हो गए, उनके भी प्रॉब्लम्स को या इश्यूज को ध्यान में रखेगा। जो रिलेटेड है, किससे जुड़े हुए हैं, पेट्रोलियम या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या नेचुरल गैस, इन सभी चीजों से जुड़े जो लोग हैं या स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा ये बॉडी। तो आइए सवाल देखते हैं। सवाल क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग। आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, एनटीपीसी हैज कमीशन्ड द इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट इन आसाम। कहां पे प्रोजेक्ट लगाया, आसाम में। बिल्कुल ही क्या है, इनकरेक्ट है। कहां पे है, गुजरात, सूरत में लगाया गया है ये प्लांट, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। दूसरा क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन व्हेन ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस रिड्यूसेस कार्बन एमिशंस कीपिंग हीटिंग कंटेंट सेम। ये क्या करता है, नेचुरल, अगर हम इसको नेचुरल गैस के साथ यूज करें, ग्रीन हाइड्रोजन को ब्लेंड करें, तो कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने में काम करेगा, मदद करेगा। साथ साथ जो हीटिंग कंटेंट है उसमें कोई बदलाव नहीं आता, वो सेम रहता है अगर अदर सोर्सेस से हम कंपेयर करें, जो कि बिल्कुल क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा क्या है, द गवर्नमेंट इनिशियली अप्रूव 10% ब्लेंडिंग ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन विद पीएनजी, दैट इज पाइप्ड नेचुरल गैस, दैट वुड बी स्केल्ड इन फेजेस टू 20%। मतलब शुरू में कितना परसेंट ब्लेंडिंग किया जाएगा, 10%, बाद में 20। ये क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों, हमने पहले बताया कि 5% ब्लेंडिंग किया जाएगा स्टार्टिंग में, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। तो यहां से जो आंसर है हमारा सेकंड, दैट इज ए ओनली, क्योंकि यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो आवर आंसर इज दिस। फाइन। तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से रिलेटेड है, जो अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा दिया गया। किसको दिया गया और किस लिए दिया जाता है, इन सारे डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। और अगर इसकी बात करें तो इस साल 2023 में ये जो प्रवासी भारतीय सम्मान या कन्वेंशन होता है, इस साल इंदौर मध्य प्रदेश में कंडक्ट किया जाएगा। कब से कब तक, 8 से 10 जनवरी को कंडक्ट होगा ये। ओके, तो आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। और इसकी अगर बात करें तो इस साल जो गुयाना के जो क्या है प्रेसिडेंट हैं, जो कि एक तरीके से इंडियन ओरिजिन के हैं, उनको भी अवार्ड ये दिया गया या ये सम्मान से नवाजा गया। अगर इस पर्टिकुलर और किसे किसे मिला, अगर टोटल की बात करें तो टोटल 21 लोगों को ये अवार्ड दिया गया, जिसमें से एक हमने पहले बात किया उनके बारे में, दूसरे वहीं दर्शन सिंह दाहीवाल जो कि ये यूएस बेस्ड बिजनेसमैन है, साथ ही साथ पीयूष गुप्ता जो क्या है डीबीएस बैंक के सीईओ हैं, और इनके अलावा अदर
और लोगों को भी ये अवार्ड दिया गया। ओके, और ये 17वां क्या था, सेशन था इस पर्टिकुलर अवार्ड का। और एक तरीके से ये हाईएस्ट अवार्ड है जो ओवरसीज इंडियंस को दिया जाता है ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। इसके बारे में हमने पहले ही बात कर लिया आपसे। और ये अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा अवार्ड दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, जैसे कि ये मेडल आप देख रहे हैं यहां पे। फाइन, तो किन किन लोगों को दिया जाता है अगर इसकी बात करें तो जो एनआरआईज हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस हो गए, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स हो गए, या ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिश्ड बाय देम, दैट इज एनआरआईज एंड पीआईओज, इनके द्वारा कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर काम कर रही है उनके अच्छे काम के लिए, फॉर रिकॉग्निशन ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग वर्क या अचीवमेंट्स, चाहे वो इंडिया में काम किया हो उन्होंने या फिर अब्रॉड आउटसाइड इंडिया, दोनों ही केसेस में अवार्ड दिए जाते हैं ये। और इस अवार्ड को डिसाइड कौन करता है, एक कमिटी डिसाइड करती है, या ज्यूरी बोल ले हम उसको, जिसमें कौन कौन होता है, जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है वो इस कमिटी के चेयरमैन होते हैं, साथ ही साथ जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो इसके वाइस चेयरमैन होते हैं। इनके अलावा भी अदर डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स होते हैं जो इनको नॉमिनेट करते हैं, इन अवार्डीज को नॉमिनेट करते हैं बेस्ड ऑन कंसेंसस। तो ये सारे ये कमिटी या ज्यूरी मिलकर डिसाइड करती है किसको अवार्ड देना है। फाइन, तो किन किन अगर एरियाज में दिया जाता है, अगर इसके बारे में बात करें किन किन चीजों के लिए दिया जाता है, तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिसपे बेस पैरामीटर्स हैं जिनको देखते हुए ये अवार्ड दिया जाता है। पहला है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, या उससे रिलेटेड अगर किसी ने काम किया हो, साथ ही साथ सपोर्ट टू इंडियाज कॉजेज कंसर्न्स इन अ टेंजिबल वे, इंडिया के जो इंडिया को सपोर्ट करता है, इंडिया के पॉलिसीज या और भी जो भी मुद्दे हैं उसको सपोर्ट करता है या उनके लिए काम किया हो उसको दिया जाता है। साथ ही साथ बिल्डिंग क्लोजर लिंक्स बिटवीन इंडिया और जो ओवरसीज इंडियंस है उनके बीच अगर एक लिंक या रिलेशनशिप डेवलप करने में काम कर रहा है, जो कम्युनिटी है हमारी बाहर, साथ ही जहां पे वो क्या कर रहे हैं, रिसाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए भी दिया जाता है। साथ ही साथ सोशल या ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी ये अवार्ड दिया जाता है अगर उन्होंने इंडिया में या फिर बाहर में काम किया हो सोशल मुद्दों पे, साथ ही साथ वेलफेयर ऑफ इंडियन कम्युनिटी इसके लिए अगर काम किया हो, या फिलैंथ्रोफी या चैरिटेबल वर्क के लिए दिया जाता है। उसके साथ साथ क्या हो, एमिनेंस इन वंस आउटस्टैंडिंग फील्ड, अपने फील्ड में, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, अगर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है या आउटस्टैंडिंग काम किया है तो उसके लिए भी दिया जाता है ये अवार्ड। तो ये सारे क्या थे, पैरामीटर्स थे इस अवार्ड के लिए। आइए सवाल देखते हैं, क्या है, विद रेफरेंस टू द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्या स्टेटमेंट है, इट इज द हाईएस्ट ऑनर कंफर्ड ऑन ओवरसीज इंडियंस एंड फॉरेनर्स ड्यूरिंग द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। मतलब किसको दिया जाता है, इसकी स्टेटमेंट को अगर देखें तो इंडियंस को साथ साथ फॉरेनर्स को भी दिया जाता है। ये स्टेटमेंट देखे तो एक तरीके से क्या है, इनकरेक्ट है। ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को दिया जाता है, जैसे एनआरआईज हो गए या पीआईओज हो गए, उनको दिया जाता है, ना कि किसी फॉरेनर को दिया जाता है। ओके, दूसरा है इट इज कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारा ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, 2023 का जो प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन है कहां पे इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इंदौर में, मध्य प्रदेश। ये भी हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर आंसर हमारा क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स, कौन सा करेक्ट है, ऊपर दिए गए, तो 2 and 3 आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, आइए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक जो रिलेटेड है हमारा वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि सेसे फ्लाई आपने नाम सुना होगा। तो अभी रिसेंटली इथियोपिया ने एक एटलस मैप लॉन्च किया है अपनी कंट्री के लिए इन ऑर्डर टू मैप दिस पर्टिकुलर लाइव स्टॉक डिजीज। ये जो है, जो कैटल में अक्सर ज्यादातर देखने को मिलता है, इसका एक तरीके से मैप तैयार किया है जिसके बेसिस पे वो प्लान कर सके या
इस डिजीज को, इनसे जुड़े डिजीज को एक तरीके से कंट्रोल कर सके। तो उसी के लिए ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। एक तरीके से ये डाउन टू अर्थ जो मैगजीन है उसमें देखने को ये मिला। तो आइए इसके बारे में डिटेल में जानें। और ये एक तरीके से इथियोपिया का पहला ऐसा मैप है जो इस पैरासिटिक जो डिजीज है उसको मैप करेगा, साथ ही साथ उसके वेक्टर कैसे फैलते हैं, ये डिजीज कैसे फैलता है उनको भी दिखेगा। इसके बारे में हमने पहले बात कर ली। वैसे अगर बात करें तो अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में इथियोपिया हैज लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, बट वहां पे देयर इज हाई डिजीज प्रेवलेंस, बहुत ज्यादा डिजीज देखने को मिलता है जो कैटल है या लाइव स्टॉक है। साथ ही साथ इनएडिक्वेट फीड सप्लाई भी काफी कम है, इनएडिक्वेट है। और उसके साथ साथ पुअर जेनेटिक रिसोर्सेज क्या है, अच्छे नहीं है या पुअर रिसोर्सेज हैं। साथ ही साथ पुअर मार्केटिंग भी वहां पे क्या है, प्रॉपर नहीं है। तो ये सारे क्या है, मेन इश्यूज है या मेन मुद्दे हैं इथियोपिया के, जिसकी वजह से लार्जेस्ट लाइव स्टॉक होने के बाद भी वो इसको एक तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा है या अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इसका यूज नहीं कर पा रहा है। ओके, आइए देखते हैं। तो जो मेन जो डिजीज है जिसके बारे में ये टॉपिक है उसका क्या नाम है, अफ्रीकन एनिमल ट्राइपैनोसोमोसिस, AAT, ये डिजीज है। ओके, और एक तरीके से ये क्या है, लाइव स्टॉक डिजीज है। जो लाइव स्टॉक एनिमल्स हैं उनमें देखने को मिलता है, जैसे कि कैटल हो गया, वाटर बफेलो हो गए, शिप गोट हो गया या अदर हॉर्सेस, पिग्स, डॉग्स, तो इनमें देखने को ये मिलता है। फाइन। और अगर एक तरह से बात अगर करें, दिस डिजीज इज कंसिडरिंग जो सब सहारन जो अफ्रीकन एरिया है उन एरिया में देखने को मिलता है। और ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कम करने में काफी एक तरीके से एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बना हुआ है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है या आउटपुट है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है इस डिजीज, पर्टिकुलर डिजीज की वजह से। इसको गाना पेस्ट के नाम से भी हम जानते हैं। ये एक क्या है, पैरासिटिक डिजीज है या प्रोटोजोआ है या पैरासाइट है, जो कि वर्टिब्रेट एनिमल्स में, जिसकी हमने बात की, उसमें देखने को मिलता है। और जो डिजीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइपैनोसोमोसिस के नाम से हम जानते हैं इस बीमारी को, जिसका कारण क्या होता है, पैरासाइट्स होते हैं या प्रोटोजोआ पैरासाइट्स होते हैं जो इसको ट्रांसमिट करते हैं। और जो वेक्टर कौन है, सेसे फ्लाइज, ये जो फ्लाइज हैं वो इन डिजीज को फैलाते हैं एक से दूसरे जानवरों में थ्रू ब्लड सकिंग डिप्टेरिया और ब्लड सकिंग डिप्टेरिया। डिप्टेरिया क्या है, एक तरीके से ये साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है फ्लाइज का, जिसके अंदर बहुत सारे फ्लाइज आते हैं, स्पीशीज आते हैं उनके। ओके, तो अगर इनके कॉजेटिव एजेंट किसकी वजह से ये होते हैं उसकी बात करें तो ये पैरासाइट का क्या नाम है, ट्राइपैनोसोमा कॉन्गोलीज ये हो गए, या ट्राइपैनोसोमा विवैक्स, ये भी क्या है, पैरासाइट है जिनकी वजह से ये होते हैं, कॉजेटिव एजेंट है। और उसके साथ साथ एक ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी, ये तीनों क्या है, इसके कॉजेटिव एजेंट्स हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, ये पैरासाइट्स फैलाने में कौन हेल्प करता है या ट्रांसमिट कौन करता है, सेसे फ्लाइज। इन पैरासाइट्स को, जो इन्फेक्टेड फ्लाइज होती हैं वो इनको फैलाती हैं, किसमें, कैटल्स में, वेरियस एनिमल्स में, जिससे कि वो इंपैक्ट करती है उन्हें। और कहां कहां ये देखने को मिलता है, तो अक्सर ऑल ओवर अफ्रीका देखने को मिलता है। अगर देखें, बात करें फ्रॉम सदर्न एज जो है सहारा डेजर्ट का, वहां से लेके जिम्बाब्वे, अंगोला, मोजाम्बिक जो कि साउथ में है, वहां तक एक तरीके से ओवरऑल सभी जगहों पे अफ्रीका में देखने को ये मिलता है। और ये जो ट्राइपैनोसोम्स हैं, ये जो वेक्टर या जो जानवर है उनके ब्लड को एक तरीके से ब्लड में जाके इन्फेक्ट करती है। और उससे क्या होता है, जो कैटल है या काऊ है या बफेलो है, उसमें तरह तरह की बीमारियां देखने को मिलती है, जैसे फीवर हो गया, वीकनेस, कमजोरी हो गया, लेथार्जी और एनीमिया, ये सारे जो हैं सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इससे क्या हो जाता है, जो कैटल है वो काफी वीक हो जाती है और काफी वेट लॉस होता है उसका, जिससे कि
उसकी जो फर्टिलिटी है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती है, और जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी क्या होता है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और इनडायरेक्टली अगर देखें तो ये सारी चीज़ें मिलके जो उस पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करती है। फाइन, तो ये सारी चीज़ें थी। जैसा कि ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये क्या है, इन्फेक्टेड सेसे फ्लाई है। ये एक तरीके से बाइट करती है, किसको, कैटल या ह्यूमंस को भी बाइट करती है। ह्यूमंस में ज़्यादातर आपने सुना होगा स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी देखने को मिलती है, स्लीपिंग सिकनेस। और वहीं इसमें क्या होता है, कैटल में ट्राइपैनोसोमोसिस देखने को हमें मिलता है। तो ये एक तरीके से साइकिल है जो इसके बारे में बताता है हमें। फाइन, तो अगर इसके इम्पैक्ट की बात करें तो ये ऑलमोस्ट मतलब हर साल एनुअली बात करें तो 3 मिलियन कैटल्स कहीं ना कहीं इस बीमारी के चपेट में आते हैं, और इनसे जो लॉस होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। कैसे, जो मीट प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है, साथ ही साथ जो मिल्क प्रोडक्शन है उसके बारे में हमने बात किया, उसमें भी काफ़ी कमी आती है। और इस बीमारी के होने के बाद जो ट्रीटमेंट में जो खर्च जाता है उस पर भी एक तरीके से वो भी क्या है, लॉस में, कहीं ना कहीं लॉस में ही आएगा। और उसके साथ साथ जो वेक्टर कंट्रोल, इस बीमारी के कंट्रोल करने पे खर्चा है वो भी कहीं ना कहीं क्या है, नुकसान पहुंचाता है। तो एक तरीके से अगर इन सभी को जोड़ें तो लगभग हर साल जो है 1.2 बिलियन इस पे खर्च होता है, जो कि काफ़ी एक बड़ा अमाउंट है अगर हम बात करें। इसके साथ साथ एग्रीकल्चरल जीडीपी को भी ये इम्पैक्ट करते हैं, एग्रीकल्चरल आउटपुट को भी क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि अफ्रीका में ज़्यादातर जो लाइव स्टॉक है उनका कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ किया जाता है, चाहे प्लॉइंग के लिए या अदर एक्टिविटीज़ जो हैं उनके लिए, या फिर जो मैन्योर है या खाद है उनके लिए भी जो गोबर है उसका, काऊ डंग या बफेलो डंग, उसका इस्तेमाल होता है। और स्प्रेड कैसे होता है अगर इसकी बात करें तो इट इज ट्रांसमिटेड टू होस्ट एनिमल इन सलाइवा के थ्रू। जब क्या होता है, जब फ्लाई जो है इनको बाइट करती है, बाइट्स द होस्ट मीन्स कैटल या लाइव स्टॉक हो गया कोई भी, या फिर किसी इन्फेक्टेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से अगर इसके टच में आते हैं उनसे भी ये फैल सकता है। और उसके साथ साथ अगर ये बाइट करती हैं, ये फ्लाइज जो हैं बाइट करती हैं इन लाइव स्टॉक को, तो उससे भी ये फैलता है। और इनके कंट्रोल की अगर बात करें, कैसे इनको कंट्रोल किया जा सकता है, तो ट्रैप्स या इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर सकते हैं उन एरियाज में जहां पे इन फ्लाइज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये फ्लाइज जो है ये काफी एक सबसे इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इनको इस बीमारी को फैलाती हैं, तो इनका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो एनिमल्स है उनको एंटी पैरासाइट ड्रग्स हम दे सकते हैं एज अ प्रिकॉशन, जहां पे बहुत ज्यादा या इन्फेक्टेड जो एरियाज है वहां पे। और अगर हम अभी तक इसके वैक्सीन की बात करें तो देयर इज नो वैक्सीन फॉर दिस पर्टिकुलर डिजीज, दैट इज ट्राइपैनोसोमोसिस। और इसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग ड्रग्स हैं वो काफी रेजिस्टेंट, जो पैरासाइट्स हैं वो काफी रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं, मतलब उनका इफेक्ट अब धीरे धीरे इस डिजीज पे काफी कम होता जा रहा है, जैसे एंटी माइक्रोबियल या रेजिस्टेंस जिसको हम जानते हैं। तो ये सारी क्या है, इश्यूज हैं इसके, जिसके बारे में ओवरऑल हमने जाना। चौथा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द अफ्रीकन कंट्री गिवन बिलो रिलीज्ड एन एटलस मैप टू मैप पैरासिटिक डिजीज अफेक्टिंग लाइव स्टॉक। कौन सी कंट्री ने अभी एटलस मैप जारी किया है इस पर्टिकुलर डिजीज या बीमारी से रिलेटेड? इट इज डी, दैट इज इथियोपिया। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है जुड़ा है नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, जिसको अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया। कहां पे? मोहाली, पंजाब में। किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र जी के द्वारा, इनके द्वारा क्या किया गया? इनॉग्रेट किया है। तो आइए इसके बारे में जाने। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के तहत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत इसको इनॉग्रेट किया गया है। ओके, जिसको हम नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर बोल रहे हैं।
साथ ही साथ जो है यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस पर्टिकुलर साइट पे होगा मोहाली, जिसको हम IFANS 2023 के नाम से जान रहे हैं, या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी 2023। तो इसके बारे में हम जानेंगे। NABI का क्या मतलब है? नेशनल एग्री फूड एग्री बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। ये कहाँ पे? मोहाली, पंजाब में। वहीं पे इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट या ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। तो आइए हम इस इंस्टीट्यूट के बारे में या सेंटर के बारे में जाने, जो रिसेंटली क्या हुआ है, इनॉग्रेट किया गया है। एक तरीका स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जो कि नेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। किससे रिलेटेड? जीनोम एडिटिंग, ताकि हम जो है इंडिया में जीनोम एडिटिंग जो मेथड्स है, वेरियस मेथड्स है, उनके साथ अडेप्ट हो सके और उनका हम यूज कर सके अपने क्रॉप को इम्प्रूव करने में। जो फूड सेक्टर है, क्योंकि उसमें आज हम अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो फूड सेक्टर कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को इफेक्ट कर रहा है। तो इसकी मदद से हम अपने प्रोडक्टिविटी को कहीं ना कहीं बढ़ा सकते हैं। इसमें क्रिस्पर Cas9 का भी यूज होता है। ये जो जीनोम मॉडिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। Cas9 यहाँ पे क्या है? ये एंजाइम है, एंजाइम या प्रोटीन बोल सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में पहले क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है UPSC प्रीलिम्स में। फाइन। तो करंट सिनेरियो की हमने बात करी कि कैसे ये मददगार साबित हो सकता है, हमारे जो क्रॉप्स हैं उनको इम्प्रूव करेगा। और जीनोम एडिटिंग की अगर बात करें तो ये काफी क्या है, प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है, जो कहीं ना कहीं हमारे जो क्रॉप है या क्रॉप वैरायटीज है उनको इम्प्रूव करने में मदद कर सकता है। तो नबी ये जो इंस्टीट्यूट है मोहाली में, इसने काफी काम किया है ऑन वेरियस क्रॉप्स, जैसे बनाना, राइस, व्हीट हो गया, टोमेटो, मेज, इन सभी पे काम किया है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने। ओके। और एक तरीके से ये क्या काम करता है? इट एक्सपैंड्स जीनोम एडिटिंग टूल, जिसका कि हम प्रैक्टिकल या फील्ड पे इसका इस्तेमाल करके जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये ओवरऑल इस पर्टिकुलर सेंटर के बारे में था। तो आइए अब IFANS 2023 कॉन्फ्रेंस के बारे में जाने। तो ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस मिलके इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जिसके बारे में हमने अभी बात किया, जिसको हम नबी के नाम से जान रहे इन शॉर्ट। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इसको कंडक्ट करा रहे हैं। उसके साथ साथ क्या है, ब्रिंगिंग टुगेदर जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं और जो यंग रिसर्चर्स हैं इस जीनोम एडिटिंग या जीन एडिटिंग के फील्ड में या एरियाज में, उनको साथ लेके आएगा और वहां से एक तरीके से किस पे, एग्रीकल्चर, फूड, न्यूट्रिशन, बायोटेक्नोलॉजी, इन एरियाज से जुड़े लोगों के लिए ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जहां पे वो अपने नॉलेज को या टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि सबका ग्लोबल लेवल पे एक तरीके से भला हो सके। तो थीम इसका अगर बात करें तो जो यंग स्टूडेंट्स हैं या रिसर्चर्स हैं उनको यहाँ पे एक तरीके से इनवाइट किया जाएगा, जो इस पर्टिकुलर फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है, जो कि एक ग्लोबल डिमांड भी है। अगर हम करंटली बात करें फूड सेक्टर एज अ, जो कि ग्लोबल डिमांड क्या है, काफी ज्यादा है इस पर्टिकुलर सेक्टर की, क्लाइमेट को अगर हम देखते हुए बात करें। और एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी टूल जैसे कि जीनोम एडिटिंग हो गया यूजिंग क्रिस्पर Cas9, इसके बारे में हमने पहले बात किया है आपसे। फाइन। तो इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये मोहाली पंजाब में है और एक तरीके से ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। 2010 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। किसके तहत? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, उसके तहत है। और ये एग्री फूड सेक्टर है या एग्रीकल्चर और फूड सेक्टर जो है उसको एक तरीके से इंप्रूव करने की बात करता है, उसके ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। तो बहुत सारे तरीके के रिसर्च एक्टिविटीज कंडक्ट कराता है जिससे कि बेहतर कर सके जो फूड सेक्टर है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी टूल्स हो गए, सस्टेनेबल एंड नोवेल सॉल्यूशंस लेके आता है जिससे क्वालिटी और न्यूट्रिशन क्रॉप्स में
बढ़ा सके। आइए, तो इन वेरियस एरियाज पे जो है ये नवी काम करता है, जिसके बारे में हमने एक तरीके से पहले भी बात कर लिया गया कि जैसे एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, फूड न्यूट्रिशन एंड बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा, तो इन सभी एरियाज पे ये वर्क करता है। क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीनोम एडिटिंग से जुड़ा। पहला क्या स्टेटमेंट है हमारा, नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन मोहाली, पंजाब। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये हमारा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा क्या कहता है, जीन एडिटेड क्रॉप्स आर डिफरेंट फ्रॉम क्रॉप्स ऑब्टेन्ड बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यहां पे क्या कह रहा है कि जीन एडिटेड क्रॉप्स होते हैं जिनमें जेनेटिक एडिटिंग टूल यूज होता है, जिन क्रॉप्स में वो डिफर करते हैं किससे, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं या जीएम क्रॉप्स जिसको हम बोलते हैं, जिसपे कि काफी डिबेट भी चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल बीटी ब्रिंजल जो लाने की बात हो रही है, वो हो गया जो एक्टिविस्ट के द्वारा इसका प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जीन एडिटिंग में यहां पे कोई फॉरेन डीएनए हम यूज नहीं करते, इसमें फॉरेन डीएनए का यूज नहीं करते इस पर्टिकुलर टूल में। वहीं अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड की बात और क्रॉप्स की बात करें तो यहाँ पे डीएनए का, फॉरेन डीएनए का यूज किया जाता है, जिससे उस वैरायटी का, पर्टिकुलर जो क्रॉप वैरायटी है या अदर वैरायटीज है प्लांट का, उसके क्वालिटी को और ज्यादा पहले से बेहतर बना सके। तो ये मेजर डिफरेंस है इसमें। तो यहाँ जो स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है ये पूछा गया है चूंकि हमसे, तो सी 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। फाइन, आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन से रिलेटेड टॉपिक है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, इंडिया विल टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनियन या ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इंडिया इसको लीड करेगा, इसी वजह से ये रिसेंटली न्यूज में रहा ये आर्टिकल। आइए इसके बारे में जाने। और तो जो सेक्रेटरी जनरल होता है एक तरीके से उसका मेन हेड होता है इस पर्टिकुलर पोस्टल यूनियन का, और जो है विनय प्रकाश सिंह जो है इसके सेक्रेटरी जनरल बनेंगे अब। और इनका जो कार्यकाल होगा वो 4 साल के लिए जो है ये सेक्रेटरी जनरल बने रहेंगे और इसका कामकाज देखेंगे। तो इस तरीके से ये पहली बार ऐसा देखा गया कि इंडिया से या कोई इंडियन जो है किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो पोस्टल सेक्टर से रिलेटेड है उसका एक तरीके से हेड बना या लीडर बना। इस वजह से इसका सिग्निफिकेंस और बढ़ जाता है। तो आइए इस पर्टिकुलर एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के बारे में जाने। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे गवर्नमेंट्स या कंट्रीज इसके पार्ट है। टू बी स्पेसिफिक 32 मेंबर्स हैं इसके, और जो कि एशिया और पैसिफिक रीजन से बिलोंग करते हैं मेंबर्स। और ये क्या है, इकलौता, इट इज द ओनली रेस्ट्रिक्टेड यूनियन ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। रेस्ट्रिक्टेड मतलब ये सिर्फ जो है एशिया पैसिफिक रीजन में काम करता है। ये इकलौता ऐसा यूनियन है, किसका, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जो कि क्या है, ये यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ओके, ये कहां काम करता है, सिर्फ और सिर्फ एशिया पैसिफिक जो रीजन है वहां पे काम करता है। इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में है। ओके, और ये काम क्या करता है, अपनी सेवा प्रदान करता है किस फील्ड में, पोस्टल सर्विसेज से जुड़े फील्ड में, इस पर्टिकुलर रीजन में, एशिया पैसिफिक रीजन में टू बी स्पेसिफिक। ये सारी 32 कंट्रीज हैं जो इसका हिस्सा है, जिसमें कि इंडिया भी इसका एक पार्ट है। फाइन, पाकिस्तान भी इसका एक पार्ट है। अगर मेन कंट्रीज अगर देखें तो चाइना भी इसका पार्ट है, वहीं बांग्लादेश भी इसका क्या है, हिस्सा है। एक तरीके से ये जो ट्रायो है ये तीनों भी इसका हिस्सा है। तो मे बी हमसे स्टेटमेंट में दे दे कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान ऑल आर मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनियन, तो हमारा हाँ जो स्टेटमेंट होगा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो इस वजह से इसके बारे में हमने देखा। तो इसका गोल क्या है, इट विल फैसिलिटेट एंड इंप्रूव जो पोस्टल रिलेशंस है इन कंट्रीज के बीच में, या पोस्टल सर्विसेज से जुड़े जो भी इश्यूज हैं उसको डील करेगा या उसको प्रमोट करेगा, एक तरीके से कोऑपरेशन के लिए प्रमोट करेगा, उस पर काम करेगा ताकि जो सर्विसेज हैं उनको और बेहतर बनाया जा सके।
और जो भी रीजनल, एक तरीके से ये रीजनल सेंटर के तौर पे काम करता है। किसका? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का। फाइन। और जो भी टेक्निकल और ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उसके, उस पर्टिकुलर रीजन में उसको देखता है और उस पर काम करता है। और साथ ही साथ एक तरीके से जो ग्लोबल पोस्टल नेटवर्क है उसके साथ कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करने के लिए काम करता है। फाइन। और सेक्रेटरी जनरल जो कि अब करेंटली इंडियन होंगे, तो एक तरीके से वो एशिया पैसिफिक जो पोस्टल कॉलेज है उसको भी, उसके डायरेक्टर भी होते हैं। इनडायरेक्टली ये एक तरीके से डायरेक्टर भी बन जाते हैं, जिनका काम क्या हो, जो कि क्या है, लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल पोस्टल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इस पर्टिकुलर रीजन में। फाइन। तो ये चीजें थी। आइए क्वेश्चन देखते हैं। सवाल क्या कहता है? विद रेफरेंस टू द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है? फॉर द फर्स्ट टाइम एन इंडियन विल लीड एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द पोस्टल सेक्टर। पहली बार की बात कर रहा है, ऐसा देखा गया है। इसके बारे में हमने पहले जाना अभी। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा। फाइन। दूसरा क्या है? इट इज द ओनली रेस्ट्रिक्टेड यूनियन ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इन द रीजन। कौन से रीजन की बात हो रही है? एशिया पैसिफिक रीजन की। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि ये एक तरीके का रेस्ट्रिक्टेड यूनियन है और ये आर्टिकल 8 के तहत इसके सॉरी, इस पर्टिकुलर बॉडी के जो चार्टर है उसके आर्टिकल 8 के तहत इसको रेस्ट्रिक्टेड यूनियन डिक्लेयर किया गया, जो इस पर्टिकुलर रीजन के लिए ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा क्या है? द ट्रायो, दैट इज इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ऑल आर मेंबर्स टू द यूनियन। ये क्या है? सभी इस पर्टिकुलर यूनियन के मेंबर्स हैं। ये भी हमारा सही है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या आर करेक्ट? क्योंकि हमारे तीनों करेक्ट हैं तो यहां से आंसर निकल के आता है डी। सो दिस इज आवर आंसर। तो आज के जो टॉपिक्स हैं हमारे यही खत्म होते हैं। तो इसी तरीके से आप डेली हमारे साथ जुड़ के आप अपने प्रैक्टिस को, अपने यूपीएससी प्रीलिम्स की जो तैयारी है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां पे आपको प्रॉपर जो एक मैगजीन है, मंथली मैगजीन इन क्वेश्चंस का जो कंपाइलेशन है वो मिल जाएगा। आप वहां से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक तरीके से एग्जाम के पहले अगर बात करें तो एक तरीके से आपका हैंडी रिवीजन मटेरियल हो सकता है। ओके। और इसके साथ साथ एक और बात बताना चाहते हैं कि 7 जनवरी से, मतलब कल से जो है हमारे यहाँ जो यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, जो सिर्फ प्रीलिम्स को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए इसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे, बात होगी। और ये जो है सेलेक्टेड ऑफिसर्स के द्वारा, जो यूपीएससी जो है पहले ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं इस पर्टिकुलर सर्विस में, उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि एक काफ़ी सिग्निफिकेंट, अगर देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो कि अक्सर ऐसा नहीं देखा जाता। तो आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को, अपने तैयारी को और आगे लेके जा सकते हैं, जिससे कि आप जो प्रीलिम्स है वो आसानी से क्वालिफाई कर जाए। क्योंकि एक ये भी क्या है, आज के टाइम में अगर करंट सिनेरियो में देखें तो एक बहुत बड़ा हर्डल बन चुका है काफ़ी सारे लोगों के लिए। तो आप जुड़ के, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।